नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, तो टॉप 20 सीरीज जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम है, तो उसके लिए आपकी संचालित की गई। तो इसमें अभी तक जो आपने पढ़ा है, तो इसमें आप 8 टेस्ट कर चुके हैं। आज का जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर आपका 9 ही आज करेंगे। तो आप सभी इनका आंसर देने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आप चेक करें, स्वयं निर्धारण करें कि आपने कितने इसमें से आपके सही किए हैं या आप इसमें से कितने नहीं कर पाए। तो आप मेरे साथ आएंगे और जुड़ेंगे और जो आपका आज का मॉक टेस्ट है, तो उसके बारे में देखेंगे। उसमें संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जी देखेंगे। जो आज का आपका मॉक टेस्ट है, उसमें जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है, स्थानिक जातियां क्या है। स्थानिक जातियों के बारे में तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखा है। वे पौधे और जंतु जो सामान्य हो और संसार भर में फैले हों। पहला ऑप्शन ये है, वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हों। वे वन्य जंतु जो समाप्त होने की कगार पर हैं। और वो वन्य जीव जिनको शिकारियों से बचाया गया हो। सभी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी आंसर करें सभी जी। स्थानिक जातियां क्या हैं, सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे। स्थानिक जातियां जी, स्थानिक जातियों का मतलब क्या है? वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके विशिष्ट, आपके स्थानिक जाति कहलाती हैं। तो पहले का जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो गया? बी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, पौधे में मादा जनन अंग के भागों का व्यवस्थित क्रम क्या है। ये 4 ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडाशय है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुष्पासन है। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुष्पासन, अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। आप बताएंगे कि पौधे में मादा जनन अंग के जो भाग हैं उनको व्यवस्थित क्रम में आपको लगाना है कि निम्न में से आपका कौन सा सही है। इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं, तो इसमें से आप बताएंगे सही आंसर क्या होगा। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन जी बताएंगे। सभी कमेंट करेंगे, बताएं सभी क्या इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और क्या आपका पुष्पासन। एक बार आप इस चित्र के माध्यम से इसको क्लियर कर लेंगे। ये एक आपका जो आपका फूल है उसका एक चित्र है और इसमें आप देखेंगे ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है? स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा को ही आप क्या बोलते हैं? स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। उसके बाद में उसमें आप देख लेंगे ऑप्शन में जा करके, तो पहला वाला क्या है? वर्तिकाग्र। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, ये इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और इसको क्या बोल दोगे आप? स्टाइल को क्या बोलोगे? वर्तिका। क्या बोलोगे इसे? वर्तिका। क्या बोलोगे आप? वर्तिका। क्या बोलोगे? वर्तिका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये वाला जो आपका एरिया है इसे क्या बोलते हैं? ओवेरी। इसे क्या बोलते हैं? ओवेरी। या क्या बोलेंगे? अंडाशय। ओवेरी या क्या हो जाएगा आपका? अंडाशय। ओवेरी या क्या हो जाएगा? अंडाशय। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे, इसमें यहाँ पे आप नीचे देखेंगे। नीचे देखने के दौरान आपको जो इसका चौथा भाग है, चौथा भाग आपको मिल जाएगा। चौथा भाग आप देख रहे हैं क्या है? पुष्पासन। क्या है आपका? पुष्पासन। तो ये नीचे वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो आपका पार्ट है नीचे वाला, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पुष्पासन। क्या कहलाएगा? पुष्पासन। क्लियर हो गया। चित्र के माध्यम से आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपने पढ़ा है कि वर्तिकाग्र, ये आपका ऊपर वाला पार्ट क्या है? वर्तिकाग्र। फिर क्या है? वर्तिका है। फिर क्या है आपका? ओवेरी यानी अंडाशय है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका पुष्पासन। क्या है? क्लियर हो गया। पुष्पासन जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसे देखते हैं जरा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट, कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, आपका H2S है और आपका ब्रोमाइड है। इसमें से आप बताएंगे कि कौन सी आपकी गैस है जो आपका लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा इसका? H2S। क्या है आपका? H2S। क्या हो गया आपका? H2S। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डेसिबल है। डेसिबल क्या है? एक वाद्य स्वेरक है, एक वाद्य यंत्र है, शोर का तरंग दैर्घ्य है, ध्वनि स्तर की एक माप है, डेसिबल। तो डेसिबल आप सब जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जल्दी। डेसिबल, डेसिबल क्या है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है, डेसिबल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। ये चार आपके सामने ऑप्शन है। 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्य में। आसान सा क्वेश्चन है, सब जानते होंगे। मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ये किस में था आपका? 16 महाजनपद। क्या था? 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे। 16 महाजनपदों का जो विवरण है वो कौन से निकाय में मिलता है? वो मिलता है अंगुत्तर निकाय। कौन से निकाय में मिलता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किससे धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो आपका महाजनपद था वो कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। और एकमात्र ऐसा महाजनपद कौन सा था जो दक्षिण भारत में था? असमक। असमक की कैपिटल क्या थी? पोर्टली। क्या थी असमक की कैपिटल? पोर्टली। और मगध आपने पढ़ा ही होगा, इसकी कैपिटल क्या थी? गिरिब्रज, या क्या थी आपकी? राजगृह। गिरिब्रज या क्या थी आपकी? राजगृह। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, उसे देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम बाग। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आराम बाग के बारे में ये चार ऑप्शन है, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर। इनमें से आपको बताना है कि आराम बाग किसने बनवाया था? जहांगीर, बाबर, हुमायूं और अकबर। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आराम बाग। आराम बाग का निर्माण किसने करवाया? तो आराम बाग का जो निर्माण आपका करवाया वो किसने करवाया? बाबर ने। किसने करवाया? बाबर ने। आराम बाग का निर्माण किसने करवाया? बाबर। तो आप याद रखेंगे, बाबर ने इसका निर्माण करवाया। किस वर्ष करवाया था? 1528 में। किस वर्ष करवाया? 1528। और आराम बाग कहाँ पर स्थित है? ये है आगरा में। कहाँ पर स्थित है? आगरा। आराम बाग कहाँ पर आपका? आगरा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसमें चार ऑप्शन है, जी के गोखले, गांधी जी, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय। बताएंगे सभी, इसमें आपका कौन सा आंसर सही है? होम रूल आंदोलन आप पढ़ते हैं, कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो आपने पढ़ा होगा होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये दो आपने पढ़े होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ववर्ती नदी नहीं है तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व की तरफ नहीं बहती? गोदावरी, सतलज, गंगा, यमुना। बताएंगे सभी, कमेंट करके। गोदावरी, सतलज, गंगा, यमुना। तो आपने पढ़ा होगा, जैसे गोदावरी आप पढ़ते हैं, कौन सी नदी आपकी? गोदावरी। तो गोदावरी आपने पढ़ा होगा, तो ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है और पूरब की ओर बहते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप पढ़ते हैं जी सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज। तो सतलुज नदी यहाँ से ऐसे ऊपर से निकलती है और इस तरीके से उत्तर भारत से होते हुए, उसके बाद में आपने पढ़ा होगा सतलुज नदी ये आपका पश्चिम से बहते हुए कहाँ पे गिर जाती है? तो आप पढ़ते हैं जो सतलुज नदी है तो आपका सिंधु नदी में मिल जाती है। और जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहाँ पे? आपका अरब सागर। कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर। गंगा आप पढ़ते हैं पूरब की तरफ बहती है इस तरीके से और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यमुना नदी बंदरपूछ हिमालय से निकल करके प्रयागराज में जा करके आपका गंगा नदी में मिल जाती है। ये आपने पढ़ा है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। आपने ये भी पढ़ा होगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका आता है कि भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध।
तो भाखड़ा नागल जो बांध है ये कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा बांध किसे माना जाता है? भाखड़ा नागल बांध। क्लियर हो गया, भाखड़ा नागल बांध। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं तो पपड़ी, स्थलमंडल, जलमंडल, क्षोभमंडल। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? पपड़ी, स्थलमंडल, जलमंडल, क्षोभमंडल। आप बताएंगे सभी को। क्षोभमंडल है, पपड़ी है, क्रस्ट है। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। पृथ्वी की बाह्य परत, तो पृथ्वी के बाह्य परत, तो आप जैसे पृथ्वी देखते हैं, एग्जाम्पल 4 ये पृथ्वी है, ठीक है, ये एग्जाम्पल 4 पृथ्वी है। तो पृथ्वी में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से हम इसमें डिवाइडेशन कर लेते हैं, और डिवाइडेशन करने के दौरान आप पढ़ते हैं ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसे आप क्या बोलते हैं? इसे बोल देते हो क्रस्ट। क्या बोलते हो? इसे क्रस्ट। उसके बाद जो मध्य वाला पार्ट है इसे क्या बोल देते हो? इसे बोल देते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? इसे मेटल। और उसके बाद में जो आपका नीचे वाला पार्ट है इसे क्या बोल देते हो? कोर। क्या बोल देते हैं? कोर। ये क्लियर हो गया। तो ऊपर वाला पूछा है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पपड़ी यानी कि क्रस्ट। क्या हो जाएगा? पपड़ी यानी कि क्रस्ट हो गया आपका। और इनका विस्तार अगर आपसे पूछे तो 0 किलोमीटर से 30 तक, उसका बाद है 30 से 2900, और 2900 से कितना है? 63-71 किलोमीटर। कौन सा है? 63-71 किलोमीटर। तो इनका विस्तार है। आपसे पूछा है क्रस्ट का कितना? 0 से 30। मेटल का पूछे 30 से 2900, और कोर का पूछे तो 2900 से 6371। तो बन गया आपका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गर्म जल धारा है? आपको बताना है। क्यूरोसियो धारा है, क्यूराइल धारा है, कनारी धारा है, लेब्राडोर धारा है। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सी गर्म धारा है? क्यूरोसियो, क्यूराइल, कनारी और लेब्राडोर। बताएं, सभी कमेंट करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा क्या है? क्यूरोसियो धारा। क्या है? क्यूरोसियो धारा। क्लियर हो गया। कौन सी धारा है? क्यूरोसियो धारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? आप बताएंगे सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो ऐसे आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और बताएं कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, जल परिवहन है या रेल परिवहन है? बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका जो आपका आंसर होगा जी, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सड़क, इसका सही आंसर क्या होगा? रेल परिवहन। सबसे सस्ता कौन है इनमें? रेल परिवहन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो ये आपको बताना है। तो किस में अंतर्निहित है? तो इसमें ऑप्शन है 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या 11वीं अनुसूची में। बताएंगे, सभी कमेंट करके। तो भूमि सुधार से संबंधित आपने अनुसूची पढ़ी होगी, कौन सी अनुसूची है? बताएं, सभी कमेंट करके। तो इससे संबंधित कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। कौन सी आपकी? 9वीं अनुसूची। आपने पढ़ा होगा कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। इसमें एक बार देख लेते हैं, 9वीं अनुसूची के लिए हमने कौन सा संशोधन किया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया। आपसे पूछा जाए 10वीं अनुसूची के लिए, आपने दल बदल कानून जोड़ा उसमें, और इसमें भूमि सुधार कानून। कौन सा कानून था इसमें? भूमि सुधार कानून। कौन सा कानून था? भूमि सुधार कानून। आपसे पूछे 10वीं अनुसूची में कौन सा था? दल बदल कानून। कौन सा कानून है? दल बदल कानून। और कौन सा संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन 1985। आपसे पूछा जाएगा 11वीं में क्या है जी? 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। क्या है? पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया है। और हमने कौन सा संशोधन किया? 73वां संविधान संशोधन 1992। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर निकाय, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम ये आते हैं। इसके लिए हमने कौन सा संशोधन किया? 74वां संविधान संशोधन 1993। तो याद रखेंगे, पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। या ऐसे पूछ लेते हैं कि जो आपकी 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में पूछे तो कितने विषय हैं? 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय, क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो 4 ऑप्शन है आपके, BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव, KM मुंशी। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि आपका संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? BN राव, राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव, KM मुंशी। कमेंट करके बताएं सभी किसको बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार।
तो आप याद रखेंगे संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, BN राव। किसको बनाया गया, BN राव। तो संविधान सभा आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके अस्थायी अध्यक्ष, और एक याद रखेंगे स्थायी अध्यक्ष, कौन आपके स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष पढ़ते हैं आप, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे आपके, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और स्थायी अध्यक्ष आपने पढ़े ही होंगे, स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने आपके, 11 दिसंबर 1946। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप याद रखेंगे, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन है, BN राव है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप बताएंगे इसमें से। बताएंगे सभी कमेंट करके जी। प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, और आपका क्या है, कार्य मंत्रणा समिति। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, इसका है आपका प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति है, प्राक्कलन समिति। आप पढ़ते हैं जो प्राक्कलन समिति होती है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या आपने पढ़ा होगा, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30। कितनी होती है, 23। और सभी सदस्य कहाँ से होते हैं, सभी सदस्य होते हैं लोकसभा से। कहाँ से होते हैं, लोकसभा से। और आपसे पूछा जाएगा जो आपका लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति में आपने पढ़ा भी होगा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22। 22 में से 15 कहाँ से होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से। और 7 कहाँ से होते हैं, 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। और इसमें लोक लेखा समिति में हमेशा याद रखना है, इसका जो आपका अध्यक्ष होगा हमेशा किसको बनाया जाता है, विपक्ष के नेता को। किसको बनाया जाता है, विपक्ष के नेता को। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। ये 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये बताएंगे आप, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जी, सोयाबीन। तो दाल उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है, मध्य प्रदेश। तो इसी कारण आपका सोया प्रदेश किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश। सोयाबीन से आपको ये भी याद रखना है, जो सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन है वो किसमें मिलता है, सोयाबीन में। और मात्रा कितनी होती है, 40 से 45%। कितनी होती है, 40 से 45%। कितने मात्रा होती है आपकी, 40 से 45%। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपोषणीय विकास के संकल्प की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई। अच्छा क्वेश्चन है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट। बताएंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट या ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो इसमें आप बताएंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो ये 1987, किस वर्ष आपका, 1987। 1987 में आपकी ये रिपोर्ट आई और इसमें सबसे पहले संपोषणीय विकास, इसका आपकी अवधारणा प्रस्तुत की गई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये 4 ऑप्शन है आपके, कछुआ, घड़ियाल, मगर और क्या है, डॉल्फिन, गंगोटिका। ठीक है, गंगोटिका। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने बताएंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है जी। इसका कौन सा सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, डॉल्फिन, गंगोटिका। तो आप पढ़ते हैं जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन मछली को हमने राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया था, 2010। 2010 में हमने इसको घोषित कर दिया था। और एक और क्वेश्चन आता है जो विक्रमशिला, क्या है,
विक्रमशिला, विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र। आपसे पूछा जाता है कि विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र ये कहाँ पर है, भागलपुर। और भागलपुर आपका कहाँ पर है, बिहार। तो बिहार में स्थित है, कौन सी नदी में, आपका गंगा नदी में। कौन सी नदी आपकी, गंगा नदी। तो ये भी याद रखेंगे, विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र भागलपुर बिहार में, कौन सी नदी में, गंगा नदी में। कौन सी नदी आपकी, गंगा नदी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, 1980, 1988, 1986, 1990। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आपका क्या होगा, सभी बताएंगे कमेंट करके जी। इसका जो सही आंसर है, वन संरक्षण अधिनियम कब है, 1980। कब है, 1980। इसमें आपको याद रखना है, ये चार प्रमुख याद रखेंगे। एक तो होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे 1972। कब है, 1972 याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए वन संरक्षण अधिनियम, कौन सा अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम याद रखेंगे 1980। कब है, 1980। और आपसे पूछा जाए जी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखेंगे 1986। कब है, 1986। और एक याद रखेंगे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछ रहा है तो इसके लिए भी आप डेट याद रखेंगे, जो इसका वर्ष है वो क्या है, 2002। क्या है आपका, 2002। क्लियर हो गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम क्या है आपका, 2002। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन है। आपको बताएं नीर में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपकी गैस नहीं है। सभी बताएंगे कमेंट करके कौन सा इसका आंसर सही होगा जी, बताएं सभी। इसमें जो आपका सही आंसर होगा क्या है, ओजोन। क्या है आपका, ओजोन। ओजोन आपका हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, बाकी तीनों होती हैं। और सबसे ज़्यादा कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन से आपके, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपने एक पढ़ा होगा, एक प्रोटोकॉल आपने पढ़ा है, क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष किया गया, 1997 में। लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ था 2004 में। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था, जो हरित गृह प्रभाव, जो हरित गृह प्रभाव है, तो इसको जो आपकी गैस है, हरित गृह प्रभाव जो आपकी गैस है, तो इनके उत्सर्जन को क्या करना था, इनके उत्सर्जन को आपका कम करना है। और प्रमुख रूप से कौन सी गैस आपका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है टॉप 20 सीरीज का, इसे और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है, जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन, मृदा अपरदन रोकना। बताएंगे मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, यानी मृदा को आपका सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि नहीं है। बताएंगे सभी, जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन, मृदा अपरदन रोकना। इसका जो सही आंसर होगा क्या है, कीटनाशक रसायन। तो कीटनाशक रसायन, तो ये आपका मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, इससे मृदा आपकी खराब होती है अगर आप ज़्यादा कीटो मतलब रसायन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी टॉप 20 सीरीज थी। तो टॉप 20 सीरीज में आपने सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपने पढ़े। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।